एक महानायक जो अकेले बिना किसी हथियार के, बिना किसी राइफल के, बिना किसी गन के सिर्फ अपने मनोबल से लड़ गया पाकिस्तान से, पूरी आर्मी से, सिर्फ अपने मनोबल से, अपने अपनी अपनी इच्छा शक्ति से, बिना डरे बिना झुके। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं हमारे महानायक, आर्मी के महानायक रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा जी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जो एक विश्वास है, जो अटूट है, वो हमेशा जनता का हमारी आर्मी के प्रति रहा है। और हमेशा हमारी आर्मी ने इतने मौके दिए हैं हमारे देश को, हमारी जनता को एक गर्व करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक हमारी आर्मी के महानायक रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम उनके साथ आए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो भारतीय आर्मी है क्या है, कैसे काम करती है और कितने अनुशासन में जो अपने काम को अंजाम देती है और देश की हमेशा रक्षा के लिए तत्पर रहती है। नमस्कार सर। ये आपने जो आर्मी के बारे में बोला, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इस बात के लिए। लेकिन जो आर्मी 47 आज़ादी के बाद थी, क्योंकि उनको पाकिस्तान, चाइना या दूसरे देशों से अपनी आज़ादी को संभाल के रखना था। लेकिन अभी जो समय है उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि नई आज़ादी थी, नए लोग थे, नई जनरेशन थी जो आती, उनके अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा थी। देश के लिए, आज़ादी के लिए उनके अंदर एक जज्बा था, एक जोश था उसको बनाए रखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वो जज्बा भी कम होता गया। क्यों? कि जो सिविल रिक्वायरमेंट थी, बाहर के मुल्कों का जो इन्फ्लुएंस था, वो उसके ऊपर आना शुरू हो गया। और जैसे ही वो समय गुजरा तो जो बिज़नेस बढ़ गए और रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जो उस समय पर जो सिनेमा के अंदर, बिज़नेस के अंदर और बाहर जाने का कोई इतना जज्बा नहीं था, इतना जोश नहीं था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ अभी आ गई, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, इससे जो इंडिविजुअल है या फैमिली है उसकी सोच बदल गई है। दूसरा, अभी फैमिली भी बहुत छोटी हो गई है। पहले बड़ी फैमिली होती थी और जो पेरेंट्स थे उनका इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना बढ़ गया है, साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आज जो है वो उस चीज़ को ना सोच के वो दूसरे रास्ते को जाना चाहता है, क्योंकि समय के साथ वो अपनी उन्नति, अपने एडवांसमेंट को लेके जाना चाहता है, उसको समझना चाहता है। लेकिन क्या है कि इसके साथ ही, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो भी वक्त के साथ बदल गए हैं, वो भी बच्चों के अंदर वो आज़ादी का जज्बात या देश के लिए लड़ने का जज्बात जो है वो कम हो गया है। हमारे टाइम पर क्या होता था कि जो देश है वो सब धर्म से ऊपर है, तो वो जो चीज़ है अभी वो थोड़ी कम हो गई है, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया है। इसीलिए जो है फौज के अंदर भी वक्त के साथ साथ बदली हो गई है। और जो नई जनरेशन है वो फ़ौज में ना जाकर उसके बाहर जाना चाहती है, जो कि उसको पैसे वाइज या वक्त के साथ साथ उसको जो है एक नाम मिले, उसको देश का है, लेकिन देश से ज़्यादा वो जो है अपना और फैमिली का और सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके ऊपर ज़्यादा है। तभी आज के बच्चे फिल्म के अंदर जाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। क्यों? अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएं, साथ ही जो पैसा है, धन है, उसकी जो आराम परस्ती है उसके साथ रहना चाहते हैं। जैसे सर, हमारे परिवार भी छोटे होते जा रहे हैं। पहले जैसे परिवार में बहुत सारे लोग होते थे तो लोग समझते थे कि चलो बहुत सारे लोग हैं तो कुछ को हम सेना में भेज दें, पर अब परिवार छोटे भी हैं, लोग कम हैं,
तो शायद ये भी एक कारण है कि लोग नहीं भेजना चाहते। फिर भी सर क्या क्या ऐसे कारण होंगे कि ये जो देशभक्ति का जज्बा ये वापस लाया जाए, क्योंकि देशभक्ति अगर नहीं होगी तो फिर जो देश का पतन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। जब युवा देश की रक्षा से अपना मुंह फेर लेते हैं तो देश का जो पतन है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी क्या हम संभावनाएं तलाशें, ऐसी क्या उनको एक इंस्पिरेशन दें कि वो वापस जो देशभक्ति की तरफ फिर से मूव करें और पैसों की तरफ ना देखकर जो देश को सर्वोपरि रख के हर एक परिवार से जो एक व्यक्ति है वो यहाँ पर आए। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि अभी फैमिली छोटी हो गई है, लेकिन ये छोटी का असर नहीं है, ये वक्त का है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो देश के अंदर आज़ादी का जो जज्बा था, जोश था, वो भी कम होता चला गया है। क्यों? अभी मालूम है कि हमारा देश आज़ाद है, इसको हमने प्रोग्रेसिव करना है, इसको ऊपर उठाना है। लेकिन समय के साथ बाहर के मुल्कों का असर और जो रिक्वायरमेंट है उसमें, जैसे पॉलिटिक्स है, और ये आ जाने से भी काफ़ी जो है देश की भक्ति को फ़र्क पड़ा है। कहना और बात है, और देश की भक्ति के लिए ज़िंदगी को, जीवन को दान करना या फ़ौज में जाकर दुश्मन लड़ाई लड़ना वो और बात है। इसीलिए जो है, जो नई जनरेशन है वो जो है उस देशभक्ति में है, लेकिन वो उससे ज़्यादा अपना जो भविष्य है, जिसको वो पैसे के साथ या स्टेटस के साथ देखना चाहता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपने देश के अंदर ही कंपटीशन नहीं बल्कि बाहर के देशों का भी कंपटीशन है, और उनके बारे में जानना चाहता है, जिससे कि वो समय के साथ साथ ऊपर उठे और देश भी साथ उसका ऊपर उठे। क्यों कि फ़ौज जो है वो एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक घेरे के अंदर रहती है, एक पर्टिकुलर लाइफ में रहती है, बाहर का असर उसके ऊपर कम होता है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो आज का जो वक्त है उसको देखते हुए, जो बाहर इतनी एडवांसमेंट हो रही है, इतनी साइंस की प्रोग्रेस है, इतनी मेडिकल के अंदर प्रोग्रेस है, उसको देखते हुए एजुकेशन और बाकी फैसिलिटी को देखते हुए वो कार्रवाई करती है। जैसा हम जानते हैं कि भारत कई चुनौतियों से हमेशा जो संघर्ष करता रहा है। एक चुनौती उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और जो अगली जो इस समय की जो बड़ी चुनौती है वो चाइना बना हुआ है। तो क्या अभी भारत चाइना से लड़ने में सक्षम है, उससे सामना करने में सक्षम है, कि युवाओं को और इसमें अभी आना होगा इससे काउंटर करने के लिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला है कि फ़ौज की समय के साथ, चाहे उसका पॉलिटिकल रीज़न है देश के अंदर ही या बाहर के मुल्कों का असर है, जो नई एडवांसमेंट है उसका असर है। आज जो फ़ौज के अंदर आज की जनरेशन, उनको मालूम है ये देशभक्ति है, लेकिन उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो क़िमत है वो जो है वो बदल गया है। लेकिन फिर भी वो जो फ़ौज है उसके लिए उसका सम्मान रखता है, सम्मान करता है। और क्योंकि छोटी फैमिली होने से भी थोड़ा सा फ़ौज के अंदर बाकी जीवन से रिस्क ज़्यादा होता है, ख़तरा ज़्यादा होता है। जो फैमिलीज़ हैं, जब पेरेंट्स हैं, वो भी बच्चे को फुल आर्मी की तरफ ना बोलकर वो दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ या एजुकेशन की तरफ या दूसरे जो मुल्क है उनकी जो एडवांसमेंट है वहाँ भेजता है, जिससे कि वो अपने समय के साथ चल सके। जो फ़ौज है उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, और वो एक ऐसी फैमिली है, लेकिन उसके अंदर जो लाइफ है वो शायद उनको नहीं मालूम जो उस देश से बाहर रहते हैं। फ़ौज की एक ऐसी लाइफ है जिसके अंदर यूनिटी है। अगर देश के अंदर यूनिटी बनानी है तो आर्मी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको देश के अंदर साल के लिए 2 साल के लिए कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर कंपलसरी कर दिया जाए, नेताओं को कंपलसरी किया जाए, जिससे उनको महसूस हो सिर्फ बातचीत से नहीं, उस इलाके से गुजरे, उस महफिल से गुजरे जहाँ पर कि ये ख़तरा है, लेकिन उस ख़तरे के साथ साथ उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, उसको दूर कैसे कर सकते हैं, दुश्मन को भी हरा सकते हैं, और अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी जो शान है, अपना जो आज़ादी है, उसको हम कैसे दुनिया के सामने ला सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि जो समय बदल गया है, जीवन की रिक्वायरमेंट्स अलग हो गई हैं, पर जो देश की रक्षा, देश की आज़ादी जो कायम करने के लिए अभी भी हमें कदम उठाने होंगे, सरकारों को कदम उठाने होंगे। और जो स्कूल कॉलेज लेवल पे जो भी जो प्राइम जो ट्रेनिंग है वो देनी होगी, कि हम नहीं कह सकते कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इसी के साथ मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करता हूं कि आप अपने कम से कम एक बच्चे को आर्मी के लिए ज़रूर ट्रेन करें, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो फिर आप कहाँ रहेंगे। इसी के साथ मैं सर से बहुत बहुत उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। भारतीय आर्मी कर्नल अशोक तारा जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश और विदेश में भी उनकी बहादुरी के काफ़ी चर्चे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 29 साल की उम्र में एक सेना के बहादुर जवान ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की जान बचा ली थी। वे निहत्थे पाकिस्तानी सेना के चंगुल से शेख हसीना और उनके नवजात बच्चे की जान बचा के ले आए थे। आज शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ये हेलो। About the independent golden jubilee of liberation war, what the prime minister said on that day. Okay, they had 2 machine guns and they walked up in the front 16%, killing everyone. ये उनकी फैमिली है। हाँ, नाम लिखा हुआ है। Same photo, bigger size, this is there in the club. वो भी होती है, ये भी किसी वो फेक है, नीचे लिखा भी आता है। मैं अब करता नहीं, आप दिस इज फोटो, ले लेना, बाद में ले लेना। दिस इज माई फोटो, दिस इज प्राइम जो भी था, ये माई वाइफ, माई डॉटर।